नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हमारा जो है साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड में 5वां पेपर हम लोग कर रहे हैं। मित्रों, रोज़ आपके पास एक पेपर आता है, रोज़ एक वीडियो इसी पेपर का आता है, रोज़ रचनाओं का सेकंड ग्रेड का एक वीडियो आता है। और अभी साथियों थोड़ी सी क्षमा प्रार्थी चाहूँगा कि मेरी अभी जो तबीयत ख़राब हुई इस वजह से जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के वीडियो नहीं आ पा रहे थे। और मैंने बच्चों से कहा भी था यार वीडियो नहीं आ रहे हैं तो आप लोग ले लो यार, नोट्स वगैरह ले लो, पढ़ लो। बट ठीक है, कर सबके अपनी अपनी ये होती है इच्छाएं, जो जिसको भी जो सूटेबल लगता है वो उसके अनुसार काम कर लेता है। तो आज हमारा जो है 5वां ये टेस्ट है। और साइकोलॉजी आपने जितने टेस्ट में यहाँ पर करवा रहा हूँ ना, सारे टेस्ट प्लीज़ मैं हर स्टूडेंट से कहता हूँ कि जितने भी टेस्ट मैं करवा रहा हूँ सारे टेस्ट आप पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए वीडियो को। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यार, ये थोड़ा सा जो है ना, ये मेरे लोभ वाली बात है कि जब आप वीडियो देखते हो ना तो नीचे एक हाइपर वाला ऑप्शन आता है, नीचे वीडियो के वहाँ पर आता है हाइपर। तो जब उस हाइपर पर क्लिक करोगे ना तो उसमें पॉइंट होते हैं, 660 पॉइंट ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं। तो आप नीचे उसको जा कर के क्लिक कर देना। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा रीच बढ़ जाएगी। कुल मिला के बात ये है, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बस इतना सा कर देना यार, वो तो क्या है। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है। और पहले प्रश्न, रोज़ आपके पास एक वीडियो आ ही रहा है तो कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न ये कहता है, पहला प्रश्न क्या कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, या अधिगम संस्थितियों से, या दिए गए सभी विकल्प से। तो शिक्षा मनोविज्ञान है, देखो अधिगमकर्ता से भी है, अधिगम प्रक्रिया से भी है, और अधिगम स्थितियों से भी है, तीनों से ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त सभी वाली बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, कोई समस्या तो नहीं है। मैं फिर भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ, फुल कर देता हूँ, जितना हो सकता है उतना कर देता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से हो गया, इधर कट गया थोड़ा सा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, थोड़ी बहुत। ये हमारा क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं बच्चों। और आप निश्चित रूप से जुड़िए चैनल से, आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आपके संघर्ष को सफलता तक मैं पहुंचा के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और अब तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सबकी वैकेंसी आ चुकी है। तो जी जान से लग जाइए, छोड़िए मत तैयारी को और लगे रहिए। अगर लगातार मेहनत करोगे ना तो निश्चित रूप से जो है ना, इन 1-2 सालों में या इसी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने आपका दामन थामा, आपने मेरा दामन थामा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे मत छोड़ो। बस आपको सिलेक्शन तक मैं पहुंचा के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते जाओ बस। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित मैंने आपको बता दिया, ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब शिक्षा मनोविज्ञान के जो तत्व हैं, जो अव्यय हैं, एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जितने भी तत्व हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, वो थोड़े बहुत यहाँ दिए हुए हैं। थोड़े क्या, सारे ही हैं। तो आप इनको तो 100% याद कर ही लेना। लिंडग्रेन के अनुसार, लिंडग्रेन क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्रीय तत्व कितने माने गए? 3 माने गए। सबसे पहला क्या है? अधिगमकर्ता, जिसको हम लर्नर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अधिगमकर्ता में क्या होता है? इसमें बालक स्वयं प्रधान होता है। देखो, अधिगमकर्ता यानी कि ज्ञान को जो प्राप्त करेगा, जो सीखेगा, जो खुद पढ़ेगा, इसका मतलब वही इम्पोर्टेंस होगा या उसी की इम्पोर्टेंस होगी। तो कुल मिला के बात यह है कि अधिगमकर्ता में जो है सीखने वाला या जो बालक है वो स्वयं इसमें क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है ना, यह मुख्य होता है। और विकास, व्यक्तित्व, बुद्धि और मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। अब इसके अंदर उसका किस किस बात का अध्ययन किया जाता है? उसके विकास का, व्यक्तित्व का, उसकी बुद्धि का, उसके मानसिक स्वास्थ्य का, व्यक्तिगत विभिन्नता का, सबका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर तत्व है अधिगम प्रक्रिया। देखो, सबसे पहले तो अधिगम करता, फिर उसके बाद में अधिगम की प्रक्रिया, यानी कि कैसे सीखता है वो प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस जो होती है। इसमें मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
दूसरे में उसके मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या प्रोसेस है, कैसे सीख रहा है, इन सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कौन कौन से, समप्रत्यय निर्माण, स्मृति, चिंतन, समस्या समाधान, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम के नियम व सिद्धांत, इन सभी बातों पर इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके बाद में आता है यहाँ पर अधिगम की स्थिति। अधिगम लर्निंग सिचुएशन। अधिगम की स्थिति में क्या होता है, इसमें वातावरण, शिक्षक, अभिवृत्ति, व्यवहार, अनुशासन, निर्देशन आदि परामर्श शामिल होता है इसके अंदर। ठीक है, फिर है अधिगम अनुभव, फिर है शिक्षण विधि, फिर है मूल्यांकन। इस तरह से वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन केंद्रीय तत्व 3 ही होते हैं। वो कौन कौन से, अधिगम कर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम स्थिति, यानी कि जो है लर्नर, उसके बाद में लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग सिचुएशन। यहाँ पर तीनों जो है मुख्य केंद्रीय तत्व माने जाते हैं किसके, शिक्षा मनोविज्ञान के। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं दूसरा। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको पता भी होना चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है। ठीक है, गलत पूछ रहा है ये, गलत मतलब गलत है। इनमें से जो सही नहीं है ना वो बताना है। तो अधिगम समायोजन है, अधिगम से समायोजन किया जा सकता है। सार्वभौमिक है अधिगम, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय या अवलोकनीय होता है। अधिगम को देखा नहीं जा सकता भैया, अधिगम को देखा नहीं जा सकता ना, तो ये तो गलत है। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। अधिगम का जो परिणाम होता है उससे क्या होता है, लोगों के बीच में व्यवहार को भी देखा जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर अधिगम की प्रकृति, अधिगम की विशेषताएं पूरी कंप्लीट दी हुई है। आप इन विशेषताओं को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और पूरी विशेषताएं अधिगम की यहाँ पर दी हुई है। एक भी विशेषता ऐसी नहीं है जो क्वेश्चन में नहीं बन सकती। क्वेश्चन सारी विशेषताओं से बना यानी कि इनमें से कौन सी विशेषता अधिगम की नहीं है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो देखो अधिगम की प्रकृति या विशेषताएं कौन कौन सी है। अधिगम जो है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात निरंतर प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता है अधिगम एक परिवर्तन है, अर्थात व्यवहार में प्रगतिशील सुधार होता है। अगला है अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम जो है व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही हैं। अधिगम, पांचवी विशेषता है अधिगम सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही होता है। छठी विशेषता है सीखना उद्देश्यपूर्ण और विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। सातवीं विशेषता है सीखना सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया है। आठवीं है अधिगम समायोजन प्रक्रिया है। नवीं है अधिगम उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया भी मानी जाती है। अधिगम से ही उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित भी अधिगम के माध्यम से हो सकता है। अगला है 10वें नंबर की विशेषता है अधिगम जो है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया है। तीनों ही है, तीनों ही प्रक्रिया, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों ही अधिगम है। 11 नंबर पर है सीखना अनुभवों का संगठन है, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। 12 नंबर की विशेषता है सीखना मतलब वही अधिगम, सीखना अधिगम एक ही बात है। ठीक है, समस्या समाधान की प्रक्रिया है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रिया है क्या, अधिगम अर्थात सीखना। इसके बाद में 13 नंबर पर है अधिगम क्या है, स्थानांतरण की प्रक्रिया है। अधिगम यानी कि सीखना एक जगह से दूसरी जगह पर हम उसका यूज कर सकते हैं, तो स्थानांतरण की प्रक्रिया भी इसको माना गया है। 40 नंबर पर अधिगम प्रक्रिया है न कि परिमाण है, बिल्कुल सही बात है, अधिगम प्रक्रिया है न कि परिमाण है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये वाला वो ऑप्शन अच्छा है भैया। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है जो कि निष्पादन से भिन्न है। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है जो कि निष्पादन से क्या होती है, भिन्न होती है, इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दोहराई नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है साथियों ये रहा तीसरे नंबर का प्रश्न। और तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT परीक्षण किया ताकि उनमें
निम्न की पहचान की जा सके। अब टीएटीए परीक्षण से हम लोग किसकी पहचान करते हैं? टीएटीए परीक्षण से हम लोग जो है व्यक्तित्व की पहचान करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। टीएटीए परीक्षण को यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, टीएटीए परीक्षण प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, इसकी जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टीएटीए विधि यानी कि थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसको बोलते हैं थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं। अब जो टीएटीए या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है उसके जो प्रतिपादक है साथियों वो कौन थे? मार्गन व मुर्रे, मार्गन और मुर्रे थे जिन्होंने 1935 में इसको किया था। ठीक है, अब संशोधन 1938 में हुआ। सबसे मेन है इसके उपनाम भी आपको ध्यान रखनी है, कथानक बोध परीक्षण भी कहते हैं इसको, और एक विषय आत्मबोधन परीक्षण भी इसको कहा जाता है। शांति से पढ़ा रहा हूँ भाई, वीडियो को थोड़ा सा जो है ना 360 करके देख लेना, आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं होगी मुझे जहाँ तक लगता है। अब इसमें कौन से कार्ड यानी कि 30 कार्ड होते हैं, एक खाली कार्ड भी इसमें होता है। तो खाली कार्ड कितने होते हैं इसमें? एक कार्ड खाली होता है। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 30 होते हैं, लेकिन एक कार्ड खाली होता है। तो इसको पूछा जा सकता है कि इस परीक्षण में कितने कार्ड खाली होते हैं, तो 30 कार्ड खाली होते हैं इसमें, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है ना। और ये जो परीक्षण है वो 14 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो कार्ड कौन से होते हैं? 10 तो पुरुष के होते हैं, 10 महिलाओं के होते हैं और 10 ही दोनों के होते हैं, 10 ही दोनों के होते हैं, और एक कार्ड जो है खाली होता है। ठीक है, सबसे पहले 19 कार्ड तो जो है इसमें एक कार्ड एक बार में 19 + 1 कार्ड का प्रयोग किया जाता है एक बार में। तो ये अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 4th नंबर का प्रश्न है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, ये क्या कहलाता है? कल्पना का सिद्धांत, प्रभाव या का नियम, तत्परता का नियम या सापेक्ष का नियम। देखो साथियों, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना, जिन प्रक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि होती है, इसका मतलब प्रभाव पड़ा, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, कोई संशय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रभाव, संतोष, परीक्षण, प्रसन्नता व दुख या खींच का नियम, क्रिया या कार्य करने के बाद यदि संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसे करना सीख लिया जाता है, अन्यथा नहीं। इस नियम का प्रयोग अभिवृत्ति व मनोभावों का विकास करने में, क्रोध व ईर्ष्या के संवेग को दूर करने में, समस्या व कदाचारी व्यवहार का सुधार करने में, रुचि और स्मृति इससे संबंधित है साथियों। तो 100% यहाँ पर नियम हमारा हो जाता है प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न आता है साथियों 5वें नंबर का प्रश्न है, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं साथियों, और चैनल से ज़रूर जुड़िएगा मित्रों, आपको फ़ायदा ही होगा। यहाँ पर हिंदी की पूरी तैयारी मैं यहाँ पर कराता हूँ और टेस्ट सीरीज के लिए मैं बोलता रहता हूँ। कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके आप एक टारगेट के नाम से टेस्ट सीरीज मैंने शुरू करी है, आप उसमें टेस्ट ज़रूर दीजिए, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज है अभी, और संडे से उसमें टेस्ट डलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 5वां है, बेसल आयु। बेसल आयु यानी किसके मापन से संबंधित है? जो बेसल आयु है वो व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, बुद्धि या फिर अभिक्षमता, यानी कि जो बेसल आयु है वो बुद्धि से संबंधित है। बेसल आयु किससे संबंधित है? बुद्धि से संबंधित है। अब बेसल आयु क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो बेसल आयु ने साथियों, बालक जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है, यानी कि बालक, एक बालक जो होता है वो जितने उससे अधिक उम्र के कितने भी आयु तक के प्रश्नों को अगर हल कर लेता है तो उसे कहा जाता है बेसल आयु। ये प्रश्न पूछा जा सकता है भाई, तो ये किसके काम आता है? ये बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि के मापन से संबंधित है। एक और होती है जिसको बोलते हैं टर्मिनल वर्ष। बालक जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है उसको कहते हैं टर्मिनल वर्ष। एक तो ज़्यादा आयु के प्रश्नों, ज़्यादा आयु वाले बच्चों के तरह कम आयु वाला बच्चा अगर उसको कर लेता है क्वेश्चन को तो वो तो होता है बेसल आयु, और कम वालों को भी नहीं कर पाता है वो होता है टर्मिनल आयु या वर्ष वाला होता है साथियों। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर ये है, बुद्धि लब्धि यानी कि IQ परिकलन का जो सूत्र है वो क्या होता है, यानी कि CA प्लस या CA ऑब्लिक कौन सा होता है इसमें, मेरे हिसाब से इंटू 100 होता है इसमें। तो यहाँ पर जो ये होता है MA प्लस CA इंटू 100, ये होता है IQ का सूत्र। तो MA प्लस यानी कि मानसिक आयु प्लस वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। बुद्धि लब्धि का सूत्र ये होता है भाई। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का सर्वप्रथम विस्तार विलियम स्टर्न ने 1912 में किया था, इसको याद रखना। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का सर्वप्रथम जो विचार है वो किसने दिया, विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया। और बुद्धि लब्धि का वर्तमान जो सूत्र है वो किसने दिया, टर्मन के द्वारा दिया गया, 1916 में दिया था। तो विचार किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 में, लेकिन सूत्र किसने दिया, टर्मन ने दिया सूत्र 1916 में। एंड बुद्धि लब्धि इजिकल टू मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, MA/CA इंटू 100, ये बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का प्रश्न है साथियों, और प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। प्रश्न इतना बढ़िया है कि इस प्रश्न से प्रश्न बनता भी है। रोर्सा इंक ब्लास्ट परीक्षण में शामिल है। रोर्सा इंक ब्लास्ट परीक्षण में क्या शामिल है साथियों, 5 काले तथा 5 रंगीन कार्ड, 10 काले तथा 10 सफ़ेद कार्ड, 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड। तो ये ऑप्शन इसका राइट होगा। रोर्सा इंक ब्लास्ट जो परीक्षण है उसमें 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड होते हैं, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो इसको रोर्सा इंक ब्लास्ट को कहते हैं शाई धब्बा परीक्षण, यानी कि इन ब्लास्ट टेस्ट IBT जिसको कहा जाता है। इसके प्रतिपादक भी हरमन रोसा ही रहे थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। 1921 में इन्होंने इसको किया था, ठीक है। इसमें कुल कार्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, याद रखना। रोर्सा जो परीक्षण है या स्याही धब्बा परीक्षण है या फिर इंक ब्लॉट टेस्ट यानी कि IBT परीक्षण है, उसमें जो कार्ड होते हैं कुल कार्ड कितने होते हैं, 10 होते हैं। 5 तो काले व सफ़ेद होते हैं, 2 काले व लाल होते हैं, और 3 जो है वो विविध रंग के होते हैं। 5 तो काले व सफ़ेद और 2 काले व लाल और 3 अनेक रंगों के होते हैं। इस परीक्षण में 4 बिंदुओं के आधार पर मापन किया जाता है। और 4 बिंदु कौन कौन से हैं, सबसे पहले स्थिति, फिर विषय, और फिर है मौलिकता, और फिर है निर्धारकता। तो ये 4 बिंदुओं के आधार पर स्थिति, विषय, मौलिकता और निर्धारकता। ये परीक्षण छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस परीक्षण को छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसके द्वारा व्यक्तित्व के मानसिक, भावात्मक और सामाजिक तत्वों का मापन किया जाता है। होल्ट्जमैन ने 1961 में इसका प्रतिरूप बताया है। तो साथियों, स्याही धब्बा परीक्षण का पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, आप इनको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। अगला है प्रेरणा प्रबल हास सिद्धांत के प्रदाता कौन है। तो प्रेरणा प्रबल हास सिद्धांत यानी कि प्रबलन सिद्धांत के तो हल ही हैं भैया। प्रबलन सिद्धांत मतलब हल का नाम आना ही आना है यहाँ पर, ठीक है। वीडियो को थोड़ा क्वालिटी बढ़ाकर देख लीजिएगा, थोड़ी सी समस्या है। मेरे हिसाब से आप समझदार हो, आप कर लोगे जो मैं कह रहा हूँ। स्पीड बढ़ा के देख लेना। और वो हाइपर जो वीडियो के नीचे आता है कि हाइपर, वहाँ पर थोड़ा वो जो कमेंट वाला ऑप्शन होता है ना, कमेंट जहाँ आते हैं वहाँ पर आता है हाइपर वाला ऑप्शन। थोड़ा सा उसको कमेंट को ऐसे करोगे ना तो हाइपर वाला वहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो वो पॉइंट ज़रूर दीजिएगा साथियों। आप बस आपसे इतनी की रिक्वेस्ट है, तो वो पॉइंट ज़रूर आप वहाँ पर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, 100%। तो इससे हमें भी फ़ायदा होता ही है, ऐसा नहीं है फ़ायदा क्यों नहीं होता। वीडियो क्या है कि फिर आगे सर्च में जाता है, और तो कुछ भी नहीं है साथियों, ठीक है। अब प्रबलन सिद्धांत क्या होता है। प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हल थे, और प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक जो हल रहे हैं साथियों, उन्होंने बहुत अच्छा इसके ऊपर रिसर्च किया। तो याद रखना प्रबलन सिद्धांत किसका था, यानी कि रेनफोर्समेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। इसके प्रतिपादक CL हल थे। 1942 में इन्होंने इसको किया था, 1952 में संशोधन किया, और जो हल हैं वो अमेरिका के रहने वाले हैं साथियों। इनका अन्य नाम भी है, प्रबलन सिद्धांत का अन्य नाम भी है। एक तो है क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत,
एक है गणितीय निगमन का सिद्धांत, या फिर विधिक यथार्थ का सिद्धांत, अधिगम का ऐसा सिद्धांत जो स्पष्ट व्याख्या करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, अधिगम का ऐसा सिद्धांत जो स्पष्ट व्याख्या करता है वो प्रबलन का सिद्धांत है। CL हल्क के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। आवश्यकता, और बहुत कितने सारे नाम हैं इसके, देखो आप तो याद रखना। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, गणितीय निगमन का सिद्धांत कहते हैं, विधिक या यथार्थ सिद्धांत इसको कहते हैं, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत कहते हैं, सबलीकरण अवकलन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, चालक न्यूनता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, परिष्कार या परिष्कृत सिद्धांत भी इसको कहते हैं, प्रेरणा प्रबलन हा सिद्धांत भी कहते हैं, जैविकीय सिद्धांत या आत्म संशोधन का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। तो एक साथ सारे चीज़ें लिख लीजिए और उन्हें बार बार पढ़िए साथियों, बार बार पढ़िए, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। 9 नंबर का प्रश्न आता है अब, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है का IQ क्या होगा। साथियों मैंने आपको बताया था ना, सूत्र MA/CA था × 100, तो उसकी IQ क्या होगी। तो मानसिक आयु कितनी है 16 वर्ष, और उधर से उस लड़के की आयु, वास्तविक आयु कितनी है 25 वर्ष, × 100 कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 25 से कितनी बार कट गए, 4 बार कट गए, 16 को 4 से इंटू कर दो, 4 × 6 24, 24 का 4, हासिल का 2, 4 1 5 6 64, कितने हो रहा है साथियों 64। तो ये 64 हो जाएगी। इस तरह से आप निकाल सकते हो, कोई दो राय इसमें नहीं है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है IQ का निकालने का। सबसे पहले किसने दिया था, इसका विचार किसने दिया था, मैंने आपको बताया है यार, ऐसे मत करो भाई, भूलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बता रखा है मैंने। यहाँ पर सबसे पहले इसको किसने दिया था, सबसे पहले विचार स्टर्न ने दिया 1912 में, इसको याद रखना। सबसे पहले विचार इस फॉर्मूले का कौन लेके आया, स्टर्न लेके आया था। फॉर्मूला 1916 में टर्मन के द्वारा दिया गया था, याद हो जाएगा ना। हाँ, ऐसे मैं भी भूल जाता हूँ बहुत सी बार, ऐसा नहीं है, मैंने निकालना आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धिलब्धि का सर्वप्रथम विचार स्टर्न ने 1912 में, फॉर्मूला किसने दिया 1916 में, ठीक है। और ये मैंने निकाल ही दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। साथियों 1 नंबर वीडियो मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर अगर ऐसे वीडियो मिल जाए ना, मेरी गारंटी है, इस तरह के प्रश्नों के वीडियो अगर यूट्यूब पे मिल जाए, गारंटी है मेरी, विश्वास दिलाता हूँ मैं आप लोगों को। आपको पता है कि मैं अभी हिंदी के अंदर जो है ना 1st 2nd ग्रेड के रचनाओं के वीडियो डाल रहा हूँ, 1 नंबर वीडियो है। मैं साइकोलॉजी के वीडियो डाल रहा हूँ, 1 नंबर वीडियो। साथियों आपके कमेंट आने चाहिए कि सर ज़बरदस्त है आपकी मेहनत, तो मुझे बहुत हौसला मिलता है साथियों। और मैं एक बात आपसे ज़रूर बोलूँगा, नोट्स अगर लेने हैं तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैंने आपको बता भी दिए हैं। हिंदी साहित्य के नोट्स अभी जो है बनकर के आए हैं, हिंदी साहित्य के नोट्स बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये रहे हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, ये 2 भागों में हिंदी साहित्य के नोट्स आएंगे, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें बहुत मेहनत की गई है इन नोट्स के अंदर, अपन लोग कर रहे थे। ये देखो, ये हैंड रिटन नोट्स है पूरे के पूरे, आप खुद देखिए, ज़बरदस्त है भाई, आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है ना। और काव्य शास्त्र के नोट्स भी बनाए हैं, ये काव्य शास्त्र के नोट्स हैं जिन्हें भी आप ले सकते हो। ये पूरे के पूरे देखो आप, इस तरह से नोट्स बने हुए हैं, तो कोई दो राय नहीं है। अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, जुड़िए कोटा ऑनलाइन क्लासेस से, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए हम लोग देख रहे थे यहाँ पर 10वें नंबर का प्रश्न था, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध जो है शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के चाहती है में परिवर्तन लाना, चेतना में, आत्मा में, मस्तिष्क में या व्यवहार में। देखो बहुत आसान सी बात है कि व्यवहार वाली बात ही हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे, व्यवहार वाली बात ही आएगी साथियों। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। आगे अब इस प्रश्न की व्याख्या देखिए आप लोग, व्यवहार का विज्ञान। साथियों 5 ये पेपर बहुत अच्छा पेपर बनाया यार, मज़ा आ गया। इस पेपर को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे 2nd ग्रेड में साइकोलॉजी का पेपर दे रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मुझे तो साथियों। मज़ा आ गया यार, दिल खुश हो गया इस पेपर को, मतलब गज़ब। तो देखो
अब व्यवहार का विज्ञान इनके साइंस ऑफ बिहेवियर, मूल रूप से व्यवहार का विज्ञान का जो श्रेय है साथियों, आप सबको पता है कि मूल रूप से व्यवहार के विज्ञान का श्रेय जो है किसने, वाटसन की, किसके द्वारा, वाटसन के द्वारा ये कहा गया। और ये वाटसन ने ही बात कही, अमेरिका के रहने वाले थे, और 20वीं शताब्दी में यानी कि 1913 की ये बात है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत अगर नज़र नहीं आए तो साथियों देख लेना, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके देख लेना, नज़र आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पर, वाटसन ने मनोविज्ञान को निश्चित और सकारात्मक विज्ञान कहा था। वाटसन ने मनोविज्ञान को निश्चित और सकारात्मक मनोविज्ञान कहा या विज्ञान कहा। सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग विलियम मैकडूगल के द्वारा किया गया था। व्यवहार शब्द का प्रयोग तो सबसे पहले किसने किया, मैकडूगल ने, लेकिन व्यवहार का विज्ञान सबसे पहले जो कहा वो वाटसन ने कहा। और व्यवहार शब्द का प्रयोग मैकडूगल ने किया, 1905 में किया था, और परिभाषित 1908 में किया था। 1911 में पिल्स बल्ली ने मनोविज्ञान के मूल तत्व नामक पुस्तक में इस व्यवहार का विज्ञान कहा। व्यवहार क्या है, प्राणी जो भी क्रिया करता है वही क्या है, उसका व्यवहार है। प्राणी कुछ भी करे वो ही एक तरह से उसका व्यवहार झलकता है उसके अंदर। ठीक है, वुडवर्थ यहाँ पर एक परिभाषा भी देते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा साथियों, ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी चाहिए। वुडवर्थ की परिभाषा, वुडवर्थ ने क्या कहा, मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया। ये परिभाषा हजारों बार आ गई, कितनी बार ये परिभाषा को पूछा गया है, और कहीं भी किसी भी एग्जाम में जहाँ पर भी साइकोलॉजी आती है ना, वहाँ पर पूछा जाता है इसको। ठीक है ना, तो वुडवर्थ क्या कहते हैं, मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में इसे व्यवहार के रूप में अपना लिया। तो ये परिभाषा किसकी है, व्यवहार के लिए वुडवर्थ की परिभाषा है, यानी कि मनोविज्ञान के लिए। 11 नंबर का प्रश्न है, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं। अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि, लिंग, ये कौन सी विशेषताओं के अभिक्षेत्र में आता है या विभिन्नताओं के क्षेत्र में आता है। व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, या व्यक्तिक विभिन्नताएं, या चारित्रिक विभिन्नताएं। साथियों इसमें देखो, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि, लिंग, इतनी सारी बातें दी गई है, तो इसका मतलब व्यक्तिक विभिन्नताओं में आती है साथियों, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसे हम कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है इसको। ठीक है, यहाँ तक कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है 12 नंबर का प्रश्न। क्या कहता है, 12 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत युग्म कौन सा है। अधिगम का साइंस सिद्धांत टोलमैन ने दिया, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन ने दिया साथियों, और गलत पूछ रहा है वो। ठीक है ना, तो अधिगम का साइंस सिद्धांत तो टोलमैन ने दिया था, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत भी लेविन ने दिया है, और प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। इसका मतलब फिर यही आएगा भैया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर के द्वारा नहीं दिया गया था। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर ने नहीं दिया था, तो तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है साथियों। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, साइन लर्निंग थ्योरी, इसके प्रतिपादक जो है एडवर्ड टोलमैन 1932 अमेरिका में थे। तलरूप सिद्धांत जिसको हम प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत, 3 पेज थ्योरी भी इसको कहा जाता है, यानी कि टोपोलॉजिकल या फिर फील्ड थ्योरी भी इसको कहते हैं। ये किसने दिया था, कूट लेविन के द्वारा 1917 में दिया गया था। अगला है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, किसने, उसमें आया था ना, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत टोलमैन ने दिया, तो टोलमैन ने नहीं दिया था, वो वाल्टर के द्वारा दिया गया था, या इसके प्रतिपादक जो थे वो अल्बर्ट वांडुरा थे। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर वांडुरा का नाम जरूर लगाना है आपको। कनाडा के रहने वाले थे, उनके सहयोगी थे वाल्टर। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत बिल्कुल सही है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि थॉर्नडाइक ने दिया था, और ये अमेरिका के रहने वाले थे 1898 में। ठीक है, यहाँ तक कोई संशय और कोई शक वाली बात नहीं होना चाहिए। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना, और मैंने आपको बता दिया कमेंट के वहाँ पर एक हाइप का एक वो आता है ऑप्शन, उसमें पॉइंट होते हैं, वो ज़रूर आप देना साथियों। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस पॉइंट देने हैं और कुछ भी नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो आप यार। ठीक है भाई, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। 13 नंबर का प्रश्न आता है, बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को कौन प्रभावित करता है। वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों ही प्रभावित करते हैं साथियों।
ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि बालक की जो शारीरिक वृद्धि है वो वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का गुणनफल होता है, अर्थात विकास इज इक्वल टू वंशानुक्रम इंटू वातावरण, विकास इज इक्वल टू वंशानुकरण इंटू वातावरण, ये ध्यान रखना। इस तरह से भी आ जाता है, विकास इज इक्वल टू वंशानुकरण इंटू वातावरण, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम क्या है? पहला प्राथमिक नियम क्या है? सादृश्य का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम और मनोवर्ती का नियम। तो ये तो सारे मैंने पढ़े नहीं है भैया, अभ्यास का नियम मैंने पढ़ा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये थॉर्नडाइक के जो है नियम, जो है मुख्य नियम, वो कौन कौन से हैं ये यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि अधिगम के जो मुख्य नियम है वो कितने हैं साथियों? 3 हैं, और ये आपको पता होना चाहिए। अधिगम के नियम का प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है, जो अमेरिका के रहने वाले थे, और इनके पुस्तक थे शिक्षा मनोविज्ञान, 1913 में लिखी थी। 3 मुख्य और 5 गौण नियम इनके हैं तथा 4 उपनियमों का प्रतिपादन किया है। याद रखना, 3 तो मुख्य हैं, 5 गौण हैं और 4 उपनियम हैं। 4 कितने? 4 उपनियम हैं, ये याद कर लेना। अब कौन कौन से अधिगम के मुख्य नियम हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव, जिसे प्रभाव का नियम भी कहते हैं, संतोष का भी कहते हैं, परिणाम का भी कहते हैं, प्रसन्नता व दुख या खींच का नियम भी जिसको कहा जाता है लास्ट वाले को। ठीक है, यहाँ तक कोई शक और संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न आता है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूँ यार आप लोगों को, फिर क्या चाहिए बताओ, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? यह संतुलन प्रदान करता है, ये समस्या का समाधान करता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष तथा चिंताओं से घिरा रहता है। तो ये समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, जबकि यहाँ होना चाहिए था ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वहाँ लिखा हुआ है नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। समायोजन की प्रकृति, समायोजन निरंतर चलने वाली गत्यात्मक प्रक्रिया है, समायोजन शारीरिक मानसिक संतुलन बनाए रखने की योग्यता है, समायोजन एक उपलब्धि व प्रक्रिया है, समायोजन व्यवहार और वातावरण दोनों में परिवर्तन करता है, समायोजन मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है, समायोजन बहुआयामी प्रक्रिया है, समायोजन द्विदंडात्मक प्रक्रिया है, समायोजन अंतिम लक्ष्य और स्वप्रत्यक्षीकरण है, और समायोजन ही जो है सकारात्मक, नकारात्मक, उद्देश्यपरक सब कुछ है। समायोजन अनुरूपता की अवस्था है। ठीक है, यहाँ तक कोई संशय नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न आता है। ये रहा 16 नंबर का प्रश्न, क्या कहता है? 16 नंबर का, सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है? सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है? मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन या दिए गए सभी विकल्प, सभी हैं। सृजनात्मकता, मौलिकता भी, प्रवाहशीलता भी, लचीलापन, तीनों ही आएंगे। 17 नंबर का प्रश्न आता है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या होती है? स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। अ और ब दोनों ही सही है, अ और ब दोनों ही गलत है, तो दोनों ही सही है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 18 है, अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम क्या होते हैं? आक्रामक, संगठित, संगति या निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। कौन से होते हैं? अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे कौन से होंगे? निम्न उपलब्धि वाले बच्चे होंगे साथियों। ठीक है, यहाँ पर कोई दोहराई नहीं है। अब रहा आपका 19 नंबर का प्रश्न, और फिर 20 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो ये रहा 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया, क्या बना दिया? बाल केंद्रित बना दिया। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है ना, मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बनाया? बाल केंद्रित बनाया है। 20वें नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। तो 20वां नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कहता है? 20वां नंबर का प्रश्न कहता है साथियों, देखो अब 20वां नंबर का प्रश्न ये रहा आपके सामने। गिलफोर्ड द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीआईपी प्रश्न मान के चलना, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? तो प्रारंभ में 120 तत्वों को सम्मिलित किया गया था, और अभी प्रेजेंट टाइम कितने तत्व हो गए हैं? 180। कितने हो गए? 180। 6 × 5 × 6,
ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। तो ये वाले इतने तत्व हो चुके हैं। और इसमें का प्रश्न हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था, पहले भी अच्छे से हमने। गिलफोर्ड का नियम है, 1967 में इन्होंने दिया था। गिलफोर्ड जो है वो सोवियत संघ के रहने वाले थे और इनकी जो बुक है उसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंट, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, जिसको कहते हैं SOI। इस सिद्धांत के निम्न 3 भाग बताए गए हैं। कितने भाग हैं इस सिद्धांत के? 3। एक तो प्रक्रिया सबसे पहले, जिसको बोलते हैं प्रोसेस, दूसरा होता है विषय वस्तु, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और तीसरा होता है रिजल्ट, जिसको बोलते हैं परिणाम या उत्पाद। ठीक है, ये 3 प्रोसेस इसमें होती है, 3 इसके भाग होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तो प्रोसेस, ठीक है, फिर उसका सब्जेक्ट और फिर रिजल्ट। तो याद रखना कितने तत्व थे? 120 थे। अभी कितने हो गए? 180 हो गए। बीच में कितने हो गए थे? सारी बातें आपको मैंने बता दी है। एक एक प्रश्न के बारे में मैंने आपको बता दिया। साथियों, इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। रोज़ एक साइकोलॉजी का पेपर हम लोग कर ही रहे हैं, रचनाएं हम लोग पढ़ ही रहे हैं। और अब जो है तबीयत भी सही हो गई तो मैं हिंदी साहित्य के भी अब वीडियो डालना शुरू करूँगा। साथियों, काव्य शास्त्र के भी शुरू करते हैं। और एक दिन जो है ना वो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि, इसको बना देते हैं। ठीक है ना, फिर काव्य शास्त्र शुरू करते हैं। साथियों, तो कैसा लगा साथियों? ज़रूर जुड़िएगा और टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो ज़रूर मंगवाइए। मैंने आपको बता दिए हैं हिंदी साहित्य के नोट्स, इस तरह के नोट्स आपके पास हैंड रिटन नोट्स आएंगे। ठीक है ना, कोई दो राय नहीं है। काव्य शास्त्र के भी साथ में आएंगे, ज़्यादा प्राइस नहीं है, मात्र 650 की प्राइस में ही आ रहे हैं। जब आपके पास पहुंचेंगे तो ये आपको कम ही प्राइस लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करो तो मैंने बता दिया, टारगेट के नाम से टेस्ट सीरीज़ शुरू हुई है अभी। उसमें संडे के दिन से टेस्ट डलना शुरू हो जाएंगे। एक दिन पहले आपको बताया जाएगा कि इसका टेस्ट होगा, वो टेस्ट उसमें डलेगा। सुबह 9 बजे वो टेस्ट डल जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।